नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार जी सबको। दोस्तों, 3-4 दिन पहले जब कॉमरेड साहब घर पे आए हुए थे तो एक किताब का जिक्र चल निकला और किताब का नाम है संस्मृतियाँ शिव वर्मा जी की। ये किताब मेरे पास थी पर कोई मांग के ले गया तो वापस लौटी नहीं और तब तक मैंने ये पढ़ी भी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने इसको मंगवाया और आज मैं दिल्ली किसी काम से गया हुआ था तो मेट्रो में मैं इसको चंद्रशेखर आज़ाद तक के प्रसंग को, भगत सिंह का तो पूरा ही पढ़ लिया, चंद्रशेखर आज़ाद के 3-4 पन्ने पढ़े हैं और मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया कॉमरेड साहब। भावुकता की मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि वो एक पब्लिक पैलेस था तो मैंने नीची गर्दन की और फिर भी आंसू निकल रहे। फिर मैंने इसको बंद करके रख दिया। फिर क्यूरियोसिटी इतनी थी, फिर पढ़ने लगा। और शिव वर्मा जी के जो भूमिका है उसमें, जब वो लास्ट मुलाकात थी भगत सिंह से, उनको उस जेल से शिफ्ट कर दिया गया मद्रास की जेल में, तो तब उनको पता था कि हमारी आखिरी मुलाकात है। और तब जो भगत सिंह के जो शब्द थे वो ऐसे शब्द हैं जो मतलब ऐतिहासिक दस्तावेज ही आप उनको कह सकते हो। वो लिखते हैं कि वह हमारी आखिरी मुलाकात थी, जिंदगी में ये लोग अब फिर देखने को नहीं मिलेंगे। इस एक विचार से सबके चेहरे उदास थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये भावुक बनने का समय नहीं है प्रभात, मैं तो कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को लंबा सफ़र पार करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि उत्तरदायित्व के भारी बोझ के बावजूद एक लंबे अभियान में तुम थकोगे नहीं, पस्त नहीं होगे और हार मानकर रास्ते में नहीं बैठ जाओगे। तब से आज तक सरदार के वे शब्द मेरा पीछा सा करते रहे हैं। मंजिल के हर मोड़ पर मोटे मोटे अक्षरों में वो सामने आ जाते हैं और तब उन्हें ही दिशा निर्देशक मानकर मैं फिर से अपनी राह पर चल पड़ता हूँ। और अब जिन लोगों ने भगत सिंह के साथ काम किया है तो उनके लिए वो किस तरह के व्यक्तित्व रहे होंगे। और यही पुस्तक हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जी, उस टाइम पर ये 3.5 रुपए की आती थी। हाँ। और ये जो भूमिका लिखी हुई है, इसका भूमिका मात्र का ही हमारे विचारों पे और हमारी समझ के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा जी। उसमें शिव वर्मा लिखते हैं, क्योंकि वो वैचारिक नेतृत्व में बहुत नज़दीक थे भगत सिंह के, उनकी पार्टी का जो नेतृत्व था। वो लिखते हैं कि ये संस्मरण लिखने के बाद जो मैन्युस्क्रिप्ट था यानी पांडुलिपि जो कच्ची लिखी हुई, वो मैंने अपने एक दोस्त को दे दी पढ़ने के लिए। तो उनके दोस्त ने शिव वर्मा को ये कहा कि आपने ये जो संस्मरण लिखे हैं इनसे मंदिरों की प्रतिमाएं टूट सकती हैं और ये जो शहीद हुए हैं और क्रांतिकारियों का जो जीवन है ये इतना उच्च आदर्श का है कि ये उन मूर्तियों की जगह ले सकते हैं मंदिरों में। तो बोला, मैंने ये कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि ये मंदिरों में जगह लें, क्योंकि जिसको पूजा जाएगा, जिसकी पूजा तो हो सकती है लेकिन उस जैसा बनने की प्रेरणा प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके ऊपर फूल तो चढ़ाए जा सकते हैं लेकिन उसको उठाकर चूमने की इच्छा नहीं हो सकती। इसलिए मैंने जैसे वो थे वैसा ही उनको लिखा है इसके अंदर। खैर, अब शिव वर्मा की बहुत ही विश्वसनीय रचनाएं मानी जाती हैं, उनकी जो भी लेख लिखे गए हैं, अंग्रेजी में भी हैं और हिंदी में भी हैं। तो ये जब शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का, तो आप देख रहे हैं कि उसको मनाने के जो आयोजन हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि शहीदों को भुला दिया गया है, ऐसा नहीं है। जिन्होंने बुलाया है उनको तो बुलाना ही था, ये पक्की बात है। उनको वो बुलाए बिना आगे भी नहीं बढ़ सकते। लेकिन जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी वो उनको नहीं बुला सकते।
और इस संदर्भ में जब आज के दौर को देखते हैं तो इनकलाब और क्रांति का जो प्रासंगिकता है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये बात ज़रूर है कि उनको जो श्रद्धा से देखने वाले, उनको मानने वाले, कितनी ही जगह उनकी तस्वीरें भगत सिंह की गाड़ियों के पीछे भी, घरों के अंदर भी, लेकिन उनमें से बहुत सारे श्रद्धा जरूर रखते हैं, उनको जीवन के बारे में नहीं जीवन जानते, के और विचारधारा के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। तो अपा जो ये बातचीत करते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि उसका सार जो है वो बताया जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि आज ये बहुत अनिवार्य हो गया है। चाहे हम अपने देश की हालत देखें या दुनिया की देखें, तो आज जो मेहनतकश जनता है, जिनके लिए इनकलाब की ज़रूरत है, उनके सामने बहुत बड़ी अड़चनें हैं। और उन ज़्यादातर का जो संबोधन है, चाहे वो गरीबी है, भूखमरी है, वो चाहे छुआछूत है, या वो सांप्रदायिकता है, मतलब धर्म के नाम के ऊपर, या गैर बराबरी है, या साम्राज्यवाद है, उन सब का संबोधन उसमें है। उनकी विचार। और एक चीज़ देखिए कामड़ साहब, किस तरह का दौर था वो। एक तरफ तो ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज करता था, और जिस समय भारत में ट्रेड यूनियन के मजदूरों के आंदोलन चल रहे थे, उनको ब्रिटेन के मजदूर चंदा दे रहे थे। बिल्कुल। तो भगत सिंह तभी कहते थे कि हम मानव जीवन को पवित्र मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इसमें शिव वर्मा जी ने लिखा कि जब सैंडर्स की हत्या की गई तो उस रात बहुत बेचैन रहे वो उनका ये कहना था कि जीवन पवित्र है। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको मतलब इस तरह जाया नहीं करना चाहते, पर क्रांति की राह में ऐसा करना ही पड़ता है। एक और भी बात है, जो आपने इंग्लैंड के मजदूर का उदाहरण दिया, वो इसलिए भी उसको याद करना ज़रूरी है कि जब इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को जो केंद्रीय असेंबली, जो आज जिसको हमारी पुरानी पार्लियामेंट की संसद है, जिसको ये छोड़ा है पीछे, उसमें जो बम फेंका था, जिसके बारे में ये कहा गया कि वो बहरों को सुनाने के लिए धमाका किया, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे था भी नहीं मकसद कोई। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो अंदर जाके उन्होंने बम फेंका, वो खाली जगह पे फेंका था। और उसका उसी दिन विरोध करने का तात्पर्य ये था कि एक तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। दोनों ही बिल बहुत घातक थे। एक में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल था, उसमें तो मजदूरों के जो अधिकार हैं उन पे हमला था, उनको फिनिश किया जा रहा था, जो कि एक लंबे संघर्षों के बाद हासिल हुए थे। हड़ताल से संबंधित, हड़ताल को सपोर्ट करने वालों के ऊपर कार्रवाई होने से संबंधित थे। और दूसरा जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, उसमें वही बात थी जो आप कह रहे हैं कि इस यहाँ की जो हमारी आज़ादी की लड़ाई का जो संघर्ष है, राष्ट्रीय मुक्ति का, उसमें आर्थिक, वैचारिक या शारीरिक या नैतिक रूप से समर्थन देने वाला कोई भी अगर विदेशी भारत में यदि है तो उसको भारत से निकाला जा सकता है। तो बहुत सारे, मतलब ऐसी बात नहीं है, हमें समर्थन दुनिया भर से मिल रहा था, और वो आकर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि जो मेहनतकश वर्गों का जो दर्शन है उसमें एक दूसरे के प्रति इतनी गहरी एकजुटता होती है, इसीलिए वो नारा लगता है कि दुनिया के मेहनतकश एक हो जाओ। दुनिया के इसलिए कहते थे क्योंकि दुनिया के मालिक एक थे। हर दौर में दुनिया के मालिक एक ही रहे हैं, एक ही रहेंगे। अभी भी जो कारपोरेट जो मालिक है वो एक ही रहता है। साम्राज्यवाद जो उस टाइम भी कहते थे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का जो नारा लगाते थे। तो ये जो आज का दौर है,
ये ना एक पुस्तिका हमारे साथी जसविंदर सिंह मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये निकाली, बिल्कुल छोटी सी है, 20-30 पेज की, और इसका लेकिन नाम बहुत खास है, उस मुड़े हुए पन्ने से आगे। क्योंकि जब भगत सिंह जी को फांसी के तख्ते पे ले जाया जा रहा था तो वो लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे और उन्होंने वो पन्ना मोड़ दिया था, किताब वहीं रख दी और वो पन्ना मोड़ दिया। और ये जो टाइटल दिया गया है, उस मुड़े हुए पन्ने से आगे, इसके ऊपर अपने अवतार पाश जो थे कवि, जाने माने, शहीद हो गए वो भी आतंकवादियों के हाथों, उनकी ये 4 लाइनें ही कितनी सारगर्भित हैं, इनमें कितना गहरा संदेश है। वो लिखते हैं पाश, जिस दिन उसे फांसी लगी उसकी कोठड़ी से उसी दिन लेनिन की एक किताब बरामद हुई थी जिसका एक पन्ना मोड़ा हुआ था। देश की जवानी को उसके आखिरी दिन के मोड़े हुए पन्ने से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। ये संदेश आज नौजवानों के लिए है। तो हम जो इनकलाब की प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, अब इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाते तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन उसका अर्थ जो है, अर्थ नहीं पता। अब बहुत सारे लोग समझते हैं ये भगत सिंह का नारा है। भगत सिंह का ये बहुत ही प्रिय नारा है, ये सच्चाई की बात है। पर ये नारा इकबाल ने दिया था नहीं, हाँ? ये हसरत मोहानी थे, हसरत फ्रीडम मोहानी। फाइटर, उनका दिया हुआ है, जो गजल भी लिखते थे, हाँ, चुपके रात दिन आंसू बहाना, हसरत मोहानी का दिया हुआ। हसरत मोहानी का है। और हसरत मोहानी वो थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव भी कांग्रेस के अधिवेशन में पेश किया था। लेकिन भगत सिंह ने उस नारे को लोकप्रिय बनाया इनकलाब जिंदाबाद के रूप में। अब वो नारा लगाने वाले हमारे बहुत सारे साथी उसके भीतर के अर्थ को समझ नहीं पाते कि इनकलाब का मतलब क्या है। तो आज मतलब हम जब साम्राज्यवाद की बात करते हैं, या ये जो गैर बराबरी का जो सवाल है, कितना विकराल रूप है कि किस तरह से फ़लस्तीन जिनका अपना ही देश है, वहाँ पर 50,000 के करीब लोगों का मतलब कत्लेआम हो चुका इजराइल की फ़ौजों के हाथों, और उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की। और उस जगह के ऊपर भी एक साम्राज्यवादी मुल्क का जो हेड ऑफ द स्टेट है, राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप, वो ये कहता है गाजा को तो हम लेंगे क्योंकि ये हमें पसंद है, टूरिस्ट पैलेस बनाएंगे, गाजा में टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगाइए कि जब हम हमारे यहाँ भी इस लड़ाई को आज देखते हैं, तो ट्रंप ने जो भारत को धमकी दी है कि तुम हमारे उत्पादों को अपने देश में अगर आयात शुल्क के रूप में नहीं घटाएंगे तो हम भारत के उत्पादों पे बहुत ज़्यादा कर लगाएं, आयात शुल्क टैरिफ लगा देंगे वहाँ पर। और उन्होंने ये 10-15 दिन पहले ये बात कह दी कि भारत ने मान लिया है कि वो आयात शुल्क मतलब घटा देंगे, और उसके अंदर कृषि उत्पाद हैं काफ़ी सारे। अब वो अगर देखो WTO जिसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन के नियमानुसार कोई भी देश जो अपने आयात शुल्क लगाता है उसका ताल्लुक इस बात से होता है कि उस देश की विकास की अवस्था क्या है। तो हमारे जैसे विकासशील देशों की अवस्था ये है कि हम 5% 7% टैरिफ ही लगाएंगे। मतलब जो हमारे जो उनकी तरफ जाएंगे उनके ऊपर मैं कह रहा हूँ, जो वो हमारे ऊपर लगाएंगे। लेकिन हम विकसित देशों से जो आयात होएगा हमारे यहाँ, उसके ऊपर हम 39-40% आयात शुल्क लगाने का नैतिक अधिकार रखते हैं लेकिन हम उनके मार्केट की बराबरी नहीं कर सकते। कमाल की बात यह है कि जो हम कारपोरेट और साम्राज्यवाद को किस तरीके से वर्चस्व का रूप आज देख रहे हैं, उसमें भारत की जनता से छुपा के संसद तक को नहीं बताया कि आप क्या आश्वासन दे के आए हुए हैं,
और वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारी तो खेती बाड़ी, किसान, उनकी आजीविका तबाह हो जाएगी इस तरीके से रहा तो। और आप यहाँ लोगों को हिंदू मुसलमान, उन्होंने सांप्रदायिकता का, दंगों का क्या इलाज है, एक पूरा चैप्टर भगत सिंह ने लिख रखा है। बिल्कुल लिख रखा है जी। और वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो तुम ये हिंदू मुसलमान की नफरत फैला रहे हो, पूरा लेख है वो बहुत बड़ा। इसलिए हम आज अगर साम्राज्यवाद के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में देखने लगे, जिस प्रकार का आक्रामक वो दिया जा रहा है रुख, और यहाँ की जो सांप्रदायिक या जातिवाद भी, उनका छुआछूत के ऊपर भी एक लेख है, तो इस दौर में देखें तो हमें इस बात का जो बहुत जो तंत्र पकड़ना चाहिए। अब जब शहीदी दिवस मनाएंगे उसके अंदर तो एक लाइन किसी ने लिखी थी कि आजकल में हम तुम्हें भूलने वाले ही थे, आजकल में हम तुम्हें भूलने वाले ही थे, आजकल में क्यों तेरी यादों का मौसम आ गया। तो इनको याद करने का मौसम इन कारणों से भी हमारे सामने है, केवल इतना नहीं है कि भाई हम फूल चढ़ा के और इनकलाब जिंदाबाद। दिक्कत हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी क्या है कॉमरेड, कि हमें पढ़ने लिखने की आदत हमारी कभी से अच्छी नहीं रही है। हाँ। मतलब आप ये अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों में 2 लोग ही किताबें पढ़ते हैं ठीक ठाक से, तो इसलिए जो चीज़ ये लिख के चले गए वो पहुँचेगी कैसे, पहुँचती नहीं है। एक विद्वान ने ये कहा, किसी देश को बर्बाद करना हो ना तो वहाँ की किताबों को जलाने की जरूरत नहीं है, लोगों को किताबें पढ़ना छुड़वा दो, बर्बाद हो जाएगा। और ये ऑलरेडी अपने देश में चल रहा है अभी, ये हो रहा है अब, ये बहुत बड़ी समस्या की तरह से ये चीज़। और आप ये देखिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग है इस किताब में कि वो इतने गंभीर व्यक्ति थे भगत सिंह, लेकिन जब वो अपने दोस्तों में होते थे तो मजाक बहुत करते थे। कमाल का मजाक। आधी रात में गंगा में नाव मतलब चलाना, कितना दुस्साहसी काम था वो। नहीं, वो राजगुरु वाला प्रसंग पता नहीं आपने इसमें ना अभी नहीं पहुंचा वहाँ पे। राजगुरु जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस, और उनकी ये इच्छा रहती थी कि मेरी ड्यूटी लगनी चाहिए सबसे जोखिम के काम में। हाँ। और उनको भयंकर आदत थी ज़्यादा सोने की, और एक जो बहुत ही जोखिम भरी असाइनमेंट या टास्क काम उनको दिया गया, उसमें भगत सिंह के एक साथी और राजगुरु तीनों का था। तो उनकी मुकर्रर हो गई कि फलां स्टेशन के ऊपर फलां गाड़ी से हम चढ़ेंगे और फलां जगह पहुंचेंगे। वो इंतज़ार करते रहे स्टेशन के ऊपर, राजगुरु नहीं पहुंचे, और वो फिर ट्रेन चलने लगी तो उनको बैठना पड़ा। उन्होंने सोचा दूसरे डिब्बे में मिल जाएंगे, सारी ट्रेन छान मारी, नहीं मिले। और वो अगले दिन राजगुरु वहाँ पहुँचे तो राजगुरु उन पे गुस्सा करने लगे कि मेरे को बिना टिकट आदमी को तुम छोड़ के आ गए। बोले तेरी पिटाई होनी चाहिए, हमने कितनी परेशानी उठाई तुम्हारी वजह से, तुम कहाँ थे। बोले सच्चाई की बात ये है कि वो जो स्टेशन के पास पुल था, उस पुल के नीचे मजदूर सो रहे थे, मैं भी वहाँ सो गया और मेरी जाग नहीं खुली, आग लग गई। तो बोले हुआ ये। दूसरा एक किस्सा और भी इंटरेस्टिंग है उसमें, वो कह रहे हैं हम 3 बंदे सो रहे थे, शिव वर्मा कहते हैं, राजाराम शास्त्री के साथ। अच्छा, राजाराम शास्त्री के साथ तो सो रहे थे, अंधेरे में एक लंबी सांस की आवाज़ सुनाई दी। मैं सोचा भाई इतना लंबा सांस किसने लिया, कोई और चक्कर तो नहीं है। तो टॉर्च उठा के और जब करने लगे तो राजगुरु के सिर के ऊपर नाग बैठा था, नाग बड़ा भयंकर यूं बैठा हुआ था। वो बोले हमने सोचा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई, अब करें तो क्या करें। तो उसको पकड़ के खींच लिया पैरों को दूर, और ये कहा तेरे ऊपर नाग है इतना बड़ा। और उसने जो है करवट ली, राज कपूर ने बोला सोने दो यार। मतलब ये भी उसके अंदर जिसमें किस्से बहुत हैं। आप ये देखिए कि शिव वर्मा ने इसमें भगत सिंह के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, राजगुरु सुखदेव, महावीर सिंह, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत बड़े देशभक्त थे ये। यतीन्द्र नाथ दास और भगवती चरण वोरा, इनके साथ अपने प्रसंग लिखे हैं।
तो जो पुरानी किताब थी इसमें थोड़ा एलोबरेट है बहुत, बाकी जगह से भी मिल गए, उनको जोड़ दिया गया। वो जो पंडित किशोरी लाल जी थे पंजाब के, उनको तो उम्र कैद काला पानी हो गया था ना, और उनको फांसी इसलिए नहीं लगी कि उम्र कम थी। तो मैंने बताया था एक दिन ये किस्सा, जब हमारी यूनिवर्सिटी में हमने उनको बुलाया तो मेरे कमरे में रात को बहुत सारे विद्यार्थी जो है उनसे सवाल पूछने लगे, तो वो उन्होंने एक ख़ास बात कही थी कि तुम ऐसे मत समझो कि वो और तरह के थे। हाँ, वो बोले वो हमारे जैसे ही थे, जैसे तुम लोग हो ऐसे ही हम थे, हंसी मजाक सब कुछ करते थे। और एक बार तो भगत सिंह कमरे में बैठे थे, एक और साथी थे, तो सरसों के तेल की शीशी, राजा राम शास्त्री की कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं थे वो लेके तो खरीद के लाए। बोले यार थोड़ा लगाने दे, खुजली हो रही है। तो भगत सिंह बोला थोड़ा सा तेल लगाने दे। बोले नहीं मेरे को पता है तू क्या करेगा। बोले नहीं यार दे। और उनके वो आपस में झड़प होने लगी तेल को छीनने के लिए। तो बोला यार ये गिर के टूट जाएगी शीशी तेल की। बोले नहीं टूटने नहीं दूंगा। उसने भगत सिंह ने छीन के और खोल के सारी अपने सिर के ऊपर डाल ली। वो क्योंकि तब तो जूड़ा रखते थे, केस रखते थे, सूखे पड़े थे बाल, तो पता नहीं वो पौवा था या कितना उसमें, तो वो सारा सिर। बोले अब 1-2 महीना जरूरत नहीं है बालों में तेल करने की। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि भाई हमारा नौजवान आज भी एक वैचारिक दृष्टि से अगर आज के व्यवस्था को वो देखे तो वो उन जैसा बन सकता है। ये मैं आपको इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। 2 जजों का खुद का जो ऑर्डर है, आदेश, पहले वाले जज जिन्होंने बम फेंकने के बदले में उनको आजीवन कारावास सुनाया वो जज जो है, मिडल्टन नाम है उनका, वो ये लिखते हैं कि ये लोग दत्त और भगत सिंह अदालत में इनकलाब जिंदाबाद, शरवारा जिंदाबाद आदि के नारे लगाते आते थे, जिससे साफ जाहिर है कि वे किस तरह के राजनीतिक विचारों के हैं। इन्हीं विचारों के प्रचार को रोकने के लिए मैं इनको आजीवन कैद की सज़ा देता हूँ। और आगे एक दूसरे मुकदमे में जिसमें फांसी की सज़ा मिलती है, वो जज क्या लिखते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं कहीं पे। वो जस्टिस एस फोर्ड है उनका नाम जी। वो लिखते हैं, यह बयान कोई गलती ना होगी कि ये लोग दिल की गहराई और पूरे आवेग के साथ वर्तमान समाज के ढांचे को बदलने की इच्छा से प्रेरित हैं। भगत सिंह एक ईमानदार और सच्चे क्रांतिकारी हैं। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि वे इस स्वप्न को लेकर पूरी सच्चाई से खड़े हैं और दुनिया का सुधार वर्तमान सामाजिक ढांचे को तोड़कर ही हो सकता है। अब जज ये बात भी साथ में लिख रहे हैं। जज क्या, जब उनको फांसी के फंदे पे ले जाया गया तो उन्होंने कहा, जो मजिस्ट्रेट थे, कि मजिस्ट्रेट तुम सौभाग्यशाली हो जो मुझे फांसी पे चढ़ता हो। बिल्कुल। तो बहरहाल खैर बात ये है कि जो, और ये देखा है आपने कामेट साहब, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है भगत सिंह का। हाँ, ये मेरे पास इसकी कॉपी है, फोटो कॉपी मेरे पास, और 23 साल से है मेरे पास रखी हुई। मैंने उसको ना वो लेमिनेट करवा रखा। और ये उनका अदालत का जो डेथ उनको सुनाई गई, वो तो उसकी हाँ, वो सर्टिफिकेट है। हाँ, सजा ये उसकी पुष्टि है। पुष्टि है। इसमें बाद में काट छाट के ये टाइम भर रखा है इन्होंने, पीएम वाला। अब ये देखो ना, आपके 24 मार्च 1931 को सुनाई गई थी, उस दिन देनी थी ये, लेकिन कहते हैं 2 कारणों से वो एडवांस कर दी, एक दिन पहले कर दी 23 को। हालांकि कर नहीं सकते थे, वो भी जुल्म ही था। जुल्म था वो भी। कि एक तो ये कहते हैं कि वो जो इरविन के ऊपर गांधी और दूसरे लोग दबाव दे रहे थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि ये खामखा के लिए और ज़्यादा खींचे, तो उसको निपटा दिया जाए। और दूसरा ये उनको डर था कि शायद जेल के ऊपर हमला हो सकता है। और इनकी जो शरीर थे फांसी के बाद, वो मेन गेट से नहीं निकाले, पीछे की दीवार तोड़ के उधर से लेके गए हैं ताकि बाहर भीड़ ना मिल जाए। रावी नदी के किनारे पे जला सा कर दिया उनको। और ये इसके साथ एक और प्रसंग जुड़ा हुआ है
एक नाटक है छुपने से पहले, उसके अंदर वो प्रसंग है। जो सफाई कर्मचारी आता था उनकी कोठड़ी की सफाई करने, वो उसको भगत सिंह बेबे कहता था। बोला तुम मेरे को बेबे क्यों कहते हो? बोला क्योंकि माँ को, क्योंकि पंजाबी में बेबे कहते हैं और तुम ही मेरा ख्याल रखते हो। नहीं, मेरी माँ मेरा मलबा धोती थी जब मैं छोटा था, तुम भी यही काम कर रहे हो, इसलिए मैं बेबे कह रहा हूँ तुम्हें। तो उसके साथ इतना भावनात्मक लगाव हो गया उनका कि भगत सिंह ने कहा तू मेरे साथ बैठ चारपाई पे। बोले मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ, पाप हो जाएगा, मैं तो नीच जात का हूँ, तो मैं धरती पे ही बैठूंगा। बोले नहीं, कोई जात पात नहीं होती है, कोई ऊंच नीच नहीं होती है, सब बराबर होते हैं, ये गलत सोच जो है इस तरीके इसको की बदलना है। तो वो बैठने लग गया। फिर जब वो फांसी का हुक्म हो गया तो भगत सिंह ने उसको ये कहा तुम मेरा एक काम कर देगा क्या, मेरी आखिरी इच्छा है ये। बोला मैं तुम्हारा क्या काम कर सकता हूँ, एक मामूली सा इंसान। बोला नहीं, तू कर सकता है। बोला बताओ क्या काम है। बोले अपने हाथ की रोटी खिला दे मेरे जाने से पहले। वो बोला ठीक है। वो ये भी उसने कहा मेरे हाथ की रोटी तू खा के जो है ना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा ठीक नहीं। बोले मैंने कह दिया। वो रोटी बना के लाया अपने हाथ की 24 तारीख को। और जब उसने पूछा भगत सिंह की कोठड़ी की तरफ जा रहा हूँ तो उन्होंने कहा भगत सिंह तो नहीं है। क्यों नहीं है? बोला वो तो कल फांसी दे दी। तो कपड़े में रोटियां बांध के लाया था, उसके हाथ से वो छालना गिर गया, धरती में गिर गई रोटियां। तो ये आखिरी समय में एक संदेश कितना, इसीलिए वो कह रहे थे कि हमारा शहादत देना क्यों ज़रूरी है, इस दृष्टि से उसको देखा जाए। तो वो चाहे जातिवाद का सवाल है, चाहे सांप्रदायिकता का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, उनका एक बहुत बड़ा लेख है मैं नास्तिक क्यों, मैं नास्तिक हूँ, और बहुत ही मशहूर लेख है वो। मतलब मैं अहंकार की वजह से नहीं है ऐसा हो, लेकिन मेरे को ये पता है वैज्ञानिक कारणों से कि कौन सी उनकी जिसके साथ इस पे बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई थी यतीन्द्र दास के साथ, हाँ वो सरकारी गवाह बन गए थे। एक साथी थे उनके, हाँ, एक साथी हाँ, उनके हाँ, सरकारी गवाह बन गए थे। हाँ, हाँ, वो कहते थे कि ये जो गुलामी है हमें भगवान के कारण मिली है, हाँ, भगवान ऐसा चाहते हैं। हाँ, तो ये बोले भगवान भगवान नहीं चाहते, ये तो हमें जबरदस्ती कर रखी है हमारे साथ। तो सवाल मुझे ये लगता है कि अब ये जो प्रासंगिकता है ना इनकलाब वाली, इनकी प्रासंगिकता तो कामरेड साहब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अब ये समय चल रहा है बढ़ती जा रही है। मतलब आप ये देखना कि लोग इनको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना शुरू करेंगे आगे आने। जिस तरीके से देखिए वो जो परिस्थितियां थी उस समय के समाज की सेम ही तो लगभग होती जा रही हैं, वही होती जा रही है। उस समय मुट्ठी भर अंग्रेज राज करते थे, बाकी जनता त्रस्त थी। हाँ। अब क्या है, ये जो भगत सिंह इसमें लिखते हैं कि काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों की जगह काले आ जाएंगे, हाँ, तो सिस्टम तो वही चल रहा है। आज भी देश में बहुत सारे धन पे 90% धन पे 10% लोगों का कब्जा है। अब देखो मुझे ये भी लगता है एक और जो हमारे सामने महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि एक तरफ तो उनकी जो छवि निर्मित की गई है ना जानबूझ के, वो एक आतंकवादी हिंसा करने वाले और खूनी की जैसी, मतलब वो बहुत सोच समझ के की गई, सोच समझ के की गई। एक तो उस छवि को तोड़ना जरूरी है और दूसरा जो वास्तविक छवि वो निर्मित करनी जरूरी है। अब एक वो अपने अदालत में बयान देते हुए भगत सिंह कहते हैं क्रांति के लिए खूनी लड़ाइयाँ अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा का कोई स्थान है। यह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित मौजूदा समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। ये है जो वास्तविक छवि है। तो जो मेहनतकश जनता है, जो इस देश के से प्रेम करते हैं, जो लोग हमारे देश को एक रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना और मजबूत करना चाहते हैं, उन सब का ये फर्ज बनता है
कि वो इस छवि को निर्मित करें वो। और आप देखिए कि दुनिया में बहुत बड़ा नाम इन शहीद क्रांतिकारियों का है। और दूसरा नाम इसी तरीके का दुनिया में तो चे गुवेरा का। वो अर्जेंटीना में पैदा हुए, क्यूबा की क्रांति में सफलता से हिस्सा लिया। जिस तरीके से इनका हैट वाला फोटो क्रांति का एक प्रतीक है, उसी तरीके से चे गुवेरा की जो कैप है वो एक क्रांति का प्रतीक है। और वो मिनिस्टर बने क्यूबा में, और उसके बाद छोड़ के बोलीविया के अंदर शहीद हुए हैं। अमेरिका की CIA की फौजों ने उनका मर्डर किया। और क्यूबा को जो फिदेल कास्त्रो थे वहाँ के राष्ट्रपति, जो चे गुवेरा के बहुत नजदीक क्लोज साथी थे क्रांति में, क्योंकि चे गुवेरा तो डॉक्टर थे। और मैंने पढ़ी है उनकी जीवनी। उन्होंने क्या किया, चिढ़ाने के लिए उनकी बॉडी जो है वो एक स्कूल में कैप्चर करके हाथ काट के क्यूबा में भेज दिए चिढ़ाने के लिए। और क्रांतिकारी ताकतें किस तरीके से उसका इस्तेमाल करती हैं कि उन्होंने वो फ़ोटो उतार के सारे क्यूबा में डिस्प्ले कर दिए और ये लिख दिया कि हिज हैंड्स रिमेन इन क्यूबा, उनके हाथ क्यूबा में ही हैं। तो मैं इस बाद में उनकी बॉडी मिली भी वो तो फिर उन्होंने ना वहाँ जहाँ खोजी वो खोजने के बाद उसके जो रिमेन्स थे वो अस्थियाँ लाए गए, वो लाए गए और बहुत बड़ा सम्मान जो है उनको वहाँ पे मिला। हालांकि उसमें एक अब आप देखो ना, क्यूबा अमेरिका से कुल 50-55 किलोमीटर तो है ही नीचे, और कोई बहुत विकसित देश नहीं है। अमेरिका के मुकाबले उनकी ताकत क्या है? पर वो खेती बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, खेती भी होती है और डॉक्टर, मेडिकल साइंस, डॉक्टर कितने देशों में वो भेजते। वो तो कोविड में भी उन्होंने बहुत मदद की। अभी उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए अलग कोटा रखा है MBBS में दाखिला देने के लिए। अच्छा। क्यूबा ने, लेकिन अमेरिका ने आज भी उसकी घेराबंदी कर रखी है व्यापार की दृष्टि से। उनको ये लगता है तुम्हारे बिल्कुल पड़ोस में ये समाजवाद क्यों है। ये बर्दाश्त नहीं उनसे हो रहा किसी भी हालत में, और साजिश पे साजिश वो मतलब रचते जा रहे हैं। तो ये उन्होंने युवाओं के बारे में भी लेख लिखे हैं, और विद्यार्थियों के लिए भी लिखे कि आप लोगों को राजनीति सीखनी चाहिए जरूर। मतलब राजनीति से आपका अलगाव बहुत अच्छी चीज़ नहीं है देश के लिए। हमारे यहाँ अब तो देखो आप, मतलब विद्यार्थियों के जो स्टूडेंट यूनियन होती थी, इलेक्शन ही बंद हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई यहाँ पे मतलब इनको ठीक ढंग से सीख पाए। और आप एक और बात बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है कि भगत सिंह ने जेल के अंदर जो अपने हक लेने के लिए 116 दिन की भूख हड़ताल करी। 116 दिन की भूख हड़ताल, और उसके दौरान वो अदालत में भी जाते थे, बयान भी देते थे, अपने साथियों के साथ बहस भी करते थे, बहस करते, लिखते और पढ़ते थे। और उनकी जो वैचारिक स्तर है, 19 साल की क्या उम्र होती है, अगर आप वो लिस्ट पढ़ें जो अपने भाई को उन्होंने लिख के भेजी कि ये किताबें लाहौर की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से ले आना, उन किताबों की सूची पढ़वा, एक से एक वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त लेखक हैं जिनकी किताबें मंगा सबको पढ़ा उन्होंने। चार्ल्स डिकेंस, पता नहीं क्या क्या पढ़ते थे, मार्क्स को, एंगल्स को, लेनिन को, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और फिलोसॉफी की कितनी किताबें जो उच्च कोटि की, और पढ़ते वढ़ते नहीं, लिखते भी थे। उन्होंने लेख बहुत लिखे, डायरियां से भी बहुत लेख लिखे। हाँ। तो हमें दरअसल ये जो अज्ञानता बहुत बड़ा अभिशाप है। तो अपने देश को जानने के लिए, अपने समाज और दुनिया को जानने के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, और अपने दृष्टिकोण के साथ ही पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो वो आम जनता के, मेहनतकश जनता के की विरासत छोड़ के गए, वैचारिक विरासत। इसीलिए तो कहते हैं ना कि शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, और शहीदों तुम्हारी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। तो वो जो सोच और विरासत है उसके ऊपर पहरा तभी दिया जा सकता है जब उसको हम ग्रहण करें।
इसीलिए उस दृष्टि से शिव वर्मा ने जो उसके अंदर लिखा है, और ये जो किताब तो बहुत इजीली आपको सारी संस्मृतियाँ कमर्शियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, संस्मृतियाँ। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि और कुछ नहीं तो बस एक ये ज़रूर पढ़ लें। और घर में वो अगर जो रखी होगी तो एक- कोई बच्चा उठा के पढ़ सकता है। कितनी आप अंदाजा लगाओ यातनाएं कितनी झेली है उन्होंने। और वो जो एक भगत सिंह जो शेर कहते थे, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। तर्जे जफा होती और है इसमें- यातनाएं देने के तरीके। उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। ये डिटर्मिनेशन उनका होता था। और इसमें एक खास बात ये भी है कि रोहतक में बम बनते थे। अच्छा, इस किताब में है जिक्र। ये जो इसमें लिखा हुआ है, की बुक है उसमें भी है हाँ ये जी, हाँ जी। संदर्भ। रोहतक में 15-20 दिन रहकर यशपाल ने बमों को भरने के लिए पर्याप्त मसाला तैयार कर लिया। यशपाल की जो सिंगावलोकन है पुस्तक, उसमें ये है। और रोहतक में वो जो जैन मोहल्ले के अंदर आते थे, कॉमरेड लक्ष्मण थे यहाँ के, हाँ, उनके घर आते घर थे। आते ये थे। जो जैन साहब नहीं है पत्रकार, हाँ, एक बुजुर्ग हैं, शांति जैन, शांति जैन जी, उनके बुजुर्ग हैं। पिताजी थे कॉमरेड लक्ष्मण। अच्छा याद दिलाया, मेरी काफी दिन से बात नहीं है, संभालते हैं कल उनका। नहीं, वो मेरे पास फोन करते रहते हैं। अच्छा। और ये जो माता दरवाजे से आगे बाईं तरफ एक अब तो पार्क इधर है। रहते हैं, सन सिटी वगैरह में आगे नहीं, अब वो तो आ गए, लेकिन उस पार्क का नाम कॉमरेड लक्ष्मण पार्क रखा। रखा हुआ है। वो मैं एक दिन बोर्ड अभी देखा, क्योंकि हमारी ये मांग थी कि उसको भगवती रखा जाए। चरण यहीं रोहतक में आके बनाना चाह रहे थे बम। इसमें रोहतक का कई जगह पे जिक्र है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। नहीं, ये है संदर्भ मतलब। तो ये जो संस्मृतियाँ पुस्तक है, या ये ना भगत सिंह की काफ़ी सारी उनके बहुत एक सारी एक किताबें लेखों हैं। की भी अलग 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 किताबें हैं। किताबें भी छपी हुई हैं। और उनको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस आगे करने की ज़रूरत है। कितना बड़ा प्रेरणा का स्रोत ये उस तरीके से है। और क्योंकि मेरे पास ही भगत सिंह की ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 10-12 किताबें तो हैं। होंगी, हाँ और जरूर। मेरे ख्याल से उनके ऊपर लेखन तो खूब हुआ है, लेकिन अब लेखन की थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी फायदा है। पढ़ने से ही सशक्तिकरण होगा। इसमें 7-8 जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके साथ शिव वर्मा जी के अनुभव हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग उसमें लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो ये एक जो है ना, वहाँ पे लाला लाजपत राय के लिए तो उन्होंने बदला लेने के लिए कितना कुछ किया। जबकि लाला लाजपत राय इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अपने घर के दरवाजे भगत सिंह के लिए लाला लाजपत राय जी ने हमेशा के लिए बंद कर रखे थे। इसलिए उन्होंने लाला लाजपत राय को लेख भी लिखा था। और बल्कि लाला लाजपत राय की है, ये नौजवान बहुत ही खतरनाक क्रांति के समर्थक हैं तथा लेनिन जैसा नेता बनना चाहते हैं। मुझ में लेनिन बनने की ताकत नहीं है खुद। ठीक है, लेकिन जो लोग उस टाइम पर, मतलब वो ये कई लोग ये कह देते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी जो नेतृत्व उस टाइम पर कर रही थी, और ये जो क्रांतिकारी थे, वो कहते हैं इनके रास्ते अलग अलग थे। ये मतलब हिंसा से लाना चाहते थे, वो शांति से। ये बिल्कुल गलत बात है, वास्तव में ऐसा नहीं है। जो बुनियादी मतभेद था वो ये था कि कांग्रेस और इनके बीच में कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बाहर निकालने के बाद किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आज ये चले जाएंगे, कल लोग तुम जो आओगे तुम कैसे राज करोगे। हाँ, तो वो मतलब जो शासक वर्ग, उनके पूंजीपति वर्ग थे और जागीरदार थे, उनका शासन आ गया। तो आज हम नतीजा हमारे, नेहरू ने तो कुछ हद तक कोशिश की, पंडित नेहरू ने, बाकी तो फिर भूल ही गए इनके समाजवाद को तो सब लोग। नेहरू क्योंकि उस टाइम पे एक आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे वो, और बार बार पढ़ के भी आए थे, और जो भी कुछ मतलब समाज में घटित हो रहा था, पंडित नेहरू ने कोशिश की देश में कुछ बदलाव लाने की, और वो सफल सांप्रदायिकता के भी खिलाफ थे मतलब। तो लेकिन और सबसे ज़्यादा गालियाँ आज के दिन नेहरू जी को भी पड़ती हैं। वो तो क्योंकि बात ये है ना कि भूत की तरह से इनका पीछा कर रही हैं वो चीज़ें। और ये मतलब उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता आज भी।
खैर चलो, नहीं, क्योंकि ये लोग तो आज़ादी में थे ही नहीं ना कहीं भी, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हाँ हाँ हाँ, ये आज़ादी का फल जरूर खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो खैर चलो, इस लेकिन अच्छा हुआ इस किताब के बहाने ना हमने कुछ बातें आपसे आपने साझा की हमारे साथ। नहीं, उनकी जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम रखा, ये सोशलिस्ट ऐसे ही थोड़ी ना है। तो ये उनका घोषणा पत्र नौजवान भारत सभा का, और जो उन्होंने अपने संगठन का नाम लिखा वो भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर उसका घोषणा पत्र बाकायदा क्लैरिटी के साथ है इसके अंदर कि मेहनतकश वर्गों का शासन होना चाहिए, वरना हो ये रहा है कि जो मजदूर इतने सुंदर भवन बनाते हैं उनके बच्चों के सिर पे छत नहीं, जो इतने सुंदर से और ये पहले भी था, आज भी है। आज भी कपड़े बनाते हैं तो बच्चों के तन पे कपड़ा नहीं है उनके, और जो किसान इतना एक से एक मतलब खाद्यान्न पैदा करता है उसके बच्चे भरपेट खा नहीं पाते। तो ये इस व्यवस्था की ही देन है जो जिस तरीके का हो रहा है। और मैं जो कल उसकी ना पढ़ रहा था, शायद देवेंद्र शर्मा की, ये जो कृषि के ऊपर जो शुल्क लगाने के सवाल, उन्होंने ये कहा कि एक बार क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने ये कह दिया था चीन को कि हम तुम्हारे साथ व्यापार बंद कर देंगे। तो चीन के राष्ट्रपति ने ये कहा हमें 4000 साल हो गए आपसे व्यापार है ही नहीं हमारे देश का, बंद क्या कर रखे। तो बोला यही चीज़ भारत क्यों नहीं कह सकता। और ये कहना है भारत को तो अपने आप को उस परिस्थिति में लाना चाहिए आज के दिन, और ये संभव है। उन्होंने कहा कि अपने किसानों को, मजदूरों को मजबूत करो तुम, और मजबूत करके देश को इस परिस्थिति में लेके आओ कि तुम चुनौती दे सको उनको, और अपने जैसे विकासशील मुल्कों के साथ और ज़्यादा एकता करके ही तो साम्राज्यवाद का मुकाबला हो सकता है। इन्होंने कुछ शहीदों की डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, देखिए कितनी मतलब समानताएं हैं इनमें। अच्छा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ, 23 मार्च 1931 को उनकी शहादत हुई। चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई 1906 को पैदा हुए, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में उनकी शहादत हुई। राजगुरु 24 अगस्त 1908 को पैदा हुए और 23 मार्च 1931 को उनकी शहादत हुई। सुखदेव 15 मई 1907 को, और उनकी शहादत भी सेम उन्हीं के साथ हुई। भगत सिंह का भी 1907 है। हाँ। महावीर सिंह 1904 में पैदा हुए एटा उत्तर प्रदेश में, और 17 मई 1933 को अंडमान की सेलुलर जेल में आमरण अनशन करते हुए शहीद हुए थे। यतीन्द्र नाथ 1904 में पैदा हुए और बोस्टल जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद वो लाहौर में उनकी जान गई थी। और भगवती चरण वोरा 1903 में पैदा हुए थे, और ये रावी तट पर बम परीक्षण करते हुए, और ये जो बम थे ये रोहतक में बने थे। इन बमों का परीक्षण तो यहाँ से दिल्ली ले जाना आसान था। मतलब हम तो पंजाब ही थे। हाँ। पंजाब में ये पैदा हुए सुखदेव और भगत सिंह तो लायलपुर में ही था, बंगा गांव। और ये आइकॉनिक फोटो है जो आप देख रहे हैं ना, पेंटिंग इनकी। हाँ हाँ। पूरी दुनिया दूसरी एक फोटो उनकी ये है जेल की, जो मतलब हथकड़ी बेड़ियों के अंदर हैं वो, और एक चारपाई पर बैठे हैं, और इनके सामने एक कोई पुलिस के अधिकारी हैं, वो सिविल ड्रेस में पूछताछ कर रहे हैं, वो पूछताछ करने के लिए आए हुए। इसमें मतलब केस है और पगड़ी उतार रखी, बिल्कुल जो देहात के गांव के नौजवान नहीं होते हैं, बिल्कुल मतलब आप कपड़ों से भी और सारे उससे एक लग रहा है। तो आज के युवाओं के लिए तो ये और भी जरूरी हो गया है कि पढ़ना चाहिए जी उनको, मतलब भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, वरना तो उनकी दशा तो ये है जी। और उसको समाज बदलने के लिए मतलब संगठित होना चाहिए। अगर किसी समाज के युवाओं में राजनीतिक चेतना नहीं होगी जी, जागरूकता नहीं होगी, तो वो समाज मरे हुए समाज के समान है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक क्योंकि उनको अगर यही नहीं पता होगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो लड़ाई के किस बात की लड़ेंगे। तो इसलिए ये प्रेरणा लोगों में जाए हमारी भी। अच्छा है, आप ये संस्मृतियाँ पढ़िए ज़रूर। आप मैं रिकमेंड करूँगा इस किताब को, आप इसको पढ़िए। बहुत सारी किताबें हैं भगत सिंह पे, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि कुछ भी पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो चेतना जागृत होगी,
ये तो अच्छा है कि हम इस बहाने इतने लंबे वीडियो भी बना लेते हैं और हमारे पास ऐसे दर्शक भी हैं जो देखते हैं। नहीं नहीं वो नहीं तो आजकल तो 1 मिनट वाला जमाना आ गया जी, 1 मिनट में खत्म कर नहीं देते हैं वो वीडियो। बताते भी हैं हमें हाँ। कि भाई सुना था आपका, सुना बहुत था। अच्छा था। कई जगह मिल भी जाते हैं और कई जगह तो वो चेहरे की तरफ ही आज मैं देखते दिल्ली में रहते गया था एक बुजुर्ग से मिलने, अच्छा। वो थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हम्म। तो मैंने कहा जी मुझे, बोले आज रुक जाओ मेरे पास। हाँ हाँ तो मैंने कहा जी आज जाना पड़ेगा, मैंने कॉमरेड साहब को टाइम दे रखा है। बोले वो कॉमरेड इंद्रजीत सिंह, फिर तो जरूर जाओ। नहीं हम वहाँ भी उर्वशी शर्मा जी से भी मिलाए, हाँ हाँ, जो क्रांति कुमार की बेटी हैं, बेटी, अच्छा किया आप। और बहुत स्वस्थ मिले परसों हम। उन्होंने कहा था मेरे पास समय कम है, लेकिन ये आपको बुलाने का एक वो भी था उनके पास। पता नहीं, लेकिन उनके पति भी मिले। अच्छा, बहुत ही नेक इंसान है वो भी। और उन्होंने एक और अजीब सी मांग कर दी। वो बोली मेरे शरीर को जलाना नहीं है, मैं अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान देना चाहती हूँ, मेरे को फार्म नहीं दे रहा कोई। तो मैं बैठे बैठे ही जो है अपने फ़ोन से डॉक्टर दहिया से, रणबीर दहिया जी से वो फार्म मांगा और उनको उनकी मेल पे तुरंत डाल दिया। मैंने कहा ये है, लेकिन आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। मेरे पास भी है तो, लेकिन वो स्वस्थ थे और बहुत उनको। और एक बात और है कॉमरेड साहब की, शहीद है ना पूजे जाने की विषय वस्तु नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, शहीद उनको पढ़ के उनको जीवन में ढालने की वस्तु है, क्योंकि इनमें से अधिकतर जो हमारे शहीद थे वो तो भगवान की अवधारणा को ही नहीं स्वीकार करते और उनसे प्रेरित होकर और भी शहीद हुए हैं मेहनत कशों के आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में, और देश नींव की के पत्थर तो बहुत हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए भी शहीद हुए हैं बहुत सारे। उनकी शहादत भी हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती है और अनुकरणीय है, उसके प्रति भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इन तीनों शहीदों को भी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये संकल्प जरूर लेते हैं कि इस विचार को आगे बढ़ाएंगे, जो इनकलाब वाला विचार। दोस्तों, भगत सिंह के बहाने कॉमरेड साहब ने कई जीवन के उनके कई पहलुओं पे प्रकाश डाला है। हालांकि ये बहुत थोड़ा है और मैं समझता हूँ कि ऐसी चर्चाएं भगत सिंह पे अकेले पे करने पे आएँ तो चाहे 100 चर्चाएं कर लीजिए, लेकिन ज़रूरी है कि आप खुद पढ़ें, मंथन करें और अपने बच्चों तक ये विचार पहुँचाएँ, क्योंकि जिसने भी ये, जो बच्चा ये चीज़ें पढ़ेगा घर में, जो युवा, आप ये तय मानिए कि वो एक अच्छा नागरिक भी बनेगा जी जरूर, और वो समाज में अपनी जिम्मेदारियों और को भी अभी तो सोशल मीडिया का कितना एक हम उसका फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो उस सोशल मीडिया के ऊपर इन विचारों का एक अच्छा माध्यम हमें ये मिला हुआ है। शुक्रिया जी, नमस्कार। नमस्कार।